Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Go, 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 go. Hi everyone, welcome to J Chemistry. सो गाइस क्रैश कोर्स सीरीज में लास्ट हमने चैप्टर कवर किए हैं सॉलिड स्टेट एंड फेज इक्विलिब्रियम। आई होप आपने वो वाली वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं देखी है जाके आप देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे ही चैप्टर्स की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा जो हमने अब तक कवर किए हैं। ठीक है, इसके बाद आपको जाना है जे केमिस्ट्री ऑफिशियल वेबसाइट पे विच इज़ www.jchemistry.online। ठीक है, यहाँ पर जाके आप पहले टेस्ट देंगे, आपको समझ में आएगा आपने कितना टाइम लिया क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में, ताकि आपको ना पता रहे चलो ठीक है मैंने जब ये टेस्ट दिया था तो मुझे इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत टाइम लग गया था। इन केस अगर सिमिलर क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल गया, आपको पहले से आएगा माइंड में कि ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी अटेम्प्ट किया हुआ है, इसमें ज़्यादा टाइम ले लिया था, तो आप पहले से अलर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो जब भी आप टेस्ट दे रहे होते हैं आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि कितने क्वेश्चन पे आप कितना ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन आपने कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से गलत कर दिया, ठीक है, या फिर कौन सी सिली मिस्टेक्स आप जनरली कैलकुलेशन करते टाइम करते हैं। तो इन चीज़ों का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि CSIR नेट में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है। लास्ट टाइम था स्क्रीन पे, इस बार होगा या नहीं होगा ऐसी कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आप ट्राई करेंगे जितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे होते हैं कैलकुलेटर यूज़ ना करें, आपको मैनुअली सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले जाके टेस्ट देकर आना, उसके बाद आगे का वीडियो सोल्यूशन देखना स्टार्ट करना। N2 exist at 3 crystal forms अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, 3 इसकी फॉर्म्स है अल्फा बीटा गामा और को एग्जिस्ट करेंगी इस पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, है ना। एट दिस ट्रिपल पॉइंट वॉल्यूम चेंजेस है, वॉल्यूम चेंजेस आपको दे रखे हैं और एंट्रोपी चेंज दे रखी है। dp/dt कैलकुलेट करना है। ठीक है, dp/dt कैलकुलेट करना है आपको। अब यहाँ पे क्या है कि ये यहाँ पे है अल्फा टू गामा, अल्फा टू गामा वाला जो ट्रांजिशन है वहाँ पे आपको dp/dt कैलकुलेट करना है। ठीक है ना। अब देखो हमें एक फॉर्मूला पता है dp/dt, क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन से निकालते हैं हम। dp/dt इज इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन टी डेल्टा वी। ठीक है, डेल्टा एच अपॉन टी डेल्टा वी। और हमें एक और चीज़ पता है, जब भी फेज ट्रांजिशन हो रहा होता है तो डेल्टा एच अपॉन टी इज इक्वल टू डेल्टा एस, है ना। इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, ये हो गया आपका डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वी। अब हम बात कर रहे हैं अल्फा टू गामा ट्रांजिशन की। यहाँ से वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, 1.25 जूल पर केल्विन पर मोल डिवाइडेड बाय डेल्टा वी। डेल्टा वी की वैल्यू क्या है 0.165 सेंटीमीटर क्यूब मोल इनवर्स। ठीक है, मोलर वॉल्यूम है ये, सेंटीमीटर क्यूब मोल इनवर्स। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन जैसा कुछ भी नहीं है, बस मेन आपको यूनिट सॉल्व करनी आनी चाहिए, है ना। पर मोल से ये पर मोल कैंसिल। ठीक है, अब ये बचा आपका जूल पर केल्विन और सेंटीमीटर क्यूब। और आपको सारे आंसर्स किस में गिवन है, पास्कल और इसमें, या तो पास्कल में है या फिर ATM में। तो ट्राई करते हैं कन्वर्ट करने का। अगर हम लिखें जूल को, केल्विन को तो एक बार को छोड़ दें, है ना। केल्विन पर केल्विन तो सब में आ रहा है, सब में पर केल्विन है, उसको छोड़ देते हैं। बाकी देखते हैं हमारे पास बचा यहाँ पे जूल। अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास बचा जूल और नीचे बचा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, जूल क्या होगा kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा यूनिट्स में जूल को ऐसे ही लिखेंगे। और ये है सेंटीमीटर क्यूब, है ना। और kg को आप kg को तो kg रहने दो और मीटर स्क्वायर को भी मीटर स्क्वायर रहने दो, मतलब जूल को एज इट इज़ रहने दो क्योंकि वो तो है आपका ऐसा यूनिट्स में। और सेंटीमीटर क्यूब को क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁻⁻6 मीटर क्यूब लिख सकते हैं ना। क्योंकि देखो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, या फिर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, वहाँ से हम लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना होगा, 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। इसको ऊपर लेके जाओ तो ये क्या हुआ आपका kg, ये मीटर स्क्वायर, ये मीटर क्यूब, ऊपर बचा मीटर इनवर्स, ये हुआ सेकेंड -2 और इंटू 10⁻6। ये तो करिए अभी हमने यूनिट सॉल्व। ठीक है, ये हमने यूनिट सॉल्व करिए। अब इसको देखो, इसको अगर यहाँ से हटाओ नीचे इंटू 10 हुआ, इसको 5 से कट करो पूरा 25 और ये गया 33, और इसको जब कट करोगे ये आएगा 0.7 समथिंग 0.75 और डिवाइड बाई 10 यहाँ से कर दो तो ये आ गया 7.5 इंटू 10⁻6 यहाँ से सॉल्व होके आया है। ठीक है, और यहाँ यूनिट क्या बची है हमारे पास अब kg पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इंटू यहाँ से केल्विन इनवर्स, उसको तो हमने कुछ नहीं कहा अभी तक। तो यहाँ से क्या बचा हमारे पास केल्विन इनवर्स। अब ये आ गई हमारे पास यूनिट सॉल्व करने के बाद। अब देखो यहाँ से पास्कल को सॉल्व करो। पहले पास्कल को हम क्या लिख सकते हैं, पास्कल इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ प्रेशर, है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
वहाँ से आती है। अगर हम सॉल्व करें तो पास्कल है हमारा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और न्यूटन क्या है? यूनिट ऑफ फोर्स। और फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं? F इज टू एम ए। आपको सारी यूनिट्स याद हो ज़रूरी नहीं है, आप यूनिट्स बेसिक से डिराइव कर सकते हो, है ना। न्यूटन किसकी है? फोर्स की यूनिट। और फोर्स को क्या लिखते हैं? M इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसको यहाँ से लिखो, न्यूटन को क्या लिखोगे? M के लिए ए और एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। इसको अब यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो, ये आया kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर -2, ठीक है ना। ये यहाँ से क्या आया आपका? kg पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये दोनों सेम यूनिट हो गई, kg पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब ये वाला जो हमने आंसर निकाला है ये किस में आया आपका? इसको क्या लिख सकते हैं हम? पास्कल केल्विन इनवर्स। इसका मतलब आपका ऑप्शन डी है करेक्ट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट एग्जिबिट्स अ सिंपल यूटेक्टिक डायग्राम विद द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। हमें आइडल बिहेवियर अज्यूम करके हमें क्या कैलकुलेट करना है? यूटेक्टिक टेम्परेचर। इसका फॉर्मूला हमने थ्योरी वाली क्लास में देखा था, ठीक है। यूटेक्टिक टेम्परेचर को निकालने के लिए, यूटेक्टिक टेम्परेचर अगर आपको निकालना हो तो किसी भी एक पर्टिकुलर दो, जैसे 2 कंपोनेंट है, कोई भी एक कंपोनेंट पकड़ लो, माइनस डेल्टा एच फ्यूजन, ठीक है, उस कंपोनेंट का डेल्टा एच फ्यूजन ऑफ ए डिवाइडेड बाई आर ब्रैकेट में 1/TE माइनस 1/TA स्टार। इन सब के सिंबल्स के मतलब क्या है? TE क्या है आपका? यूटेक्टिक टेम्परेचर। TA स्टार आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा प्योर A का, जो भी आपने A कंसिडर किया है, X है मोल फ्रैक्शन उस A का इन द यूटेक्टिक मिक्सचर, ठीक है। यूटेक्टिक मिक्सचर में X X भी होंगे मोल कंपोनेंट, तो हमने X से मान लिया। आप क्वेश्चन में देखो, आपको मेल्टिंग पॉइंट दे रखा है किसका? NaCl का, तो आपको यहाँ पे NaCl का ही लेना पड़ेगा। देखो आपको सोडियम सल्फेट भी गिवन है पर उसका मेल्टिंग पॉइंट आपको गिवन नहीं है, तो आपको TA स्टार पे रखने के लिए भी तो कुछ चाहिए, तभी तो आप TE कैलकुलेट कर पाओगे। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करो पहले, ये 48.2 मोल परसेंट दे रखा है Na2SO4, ठीक है। 48.2% क्या दे रखा है हमें? Na2SO4। इसका मतलब NaCl कितना होगा इसमें? 100 में से सब्ट्रैक्ट कर दो इसको, 100 माइनस 48.2, ये हुआ 51.8%। और या फिर हम इसको क्या लिखें? मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में 0.518, है ना। 0.518 क्योंकि हमें क्या दे रखा है? मोल परसेंट ऑफ Na2SO4। तो ये क्या है? मोल परसेंट ऑफ NaCl, और इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो बस, लॉन ऑफ 0.518 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच फ्यूजन ऑफ ए क्या है? 1074 केल्विन, है ना, 1074 केल्विन डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। एक मिनट, अच्छा डेल्टा एच नहीं है, वो टी है। अगर हम डेल्टा एच लिखे NaCl के 28.87 किलो जूल पर मोल है, इसको जूल पर मोल में कन्वर्ट कर लो इंटू 10⁻³ जूल पर मोल, ठीक है, डिवाइडेड बाई 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, जूल पर केल्विन पर मोल। ये हुआ आपका 1/TE, आपको कैलकुलेट करना ही है, माइनस 1/1074 केल्विन, ठीक है। ये आपको यहाँ दे रखा है, इसकी वैल्यू दे रखी है -0.657, ये माइनस साइन मिस हो गया, -0.657 इंटू 8.314, यहाँ आ गया ये, इसको इधर ले आओ, जूल से जूल कैंसिल, पर मोल से पर मोल कैंसिल, ये ऊपर आया, ठीक है। यहाँ पे ये बचा केल्विन इनवर्स डिवाइडेड बाई -28.87 इंटू 10⁻³ इससे ये कैंसिल इज इक्वल टू 1/TE माइनस 1/1074। इतना नोट करो पहले। हो गया। अब इसको देखो कुछ इस तरीके से कर लो, इसको 8 मान लो अप्रॉक्सीमेटली, इसको अप्रॉक्सीमेटली 29 मान लो और फिर सॉल्व कर लो, है ना। इसको अप्रॉक्सीमेटली 8 और इसको 29 मान के सॉल्व कर लो। इसको यहाँ से सॉल्व करोगे तो आपकी TE की वैल्यू आएगी अप्रॉक्सीमेटली 892 केल्विन, है ना। तो ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन द फेज डायग्राम ऑफ Ca एंड Al सच दैट CaL2 मेल्ट्स कॉन्ग्रुएंटली। ठीक है, CaL2 तो आपका कॉन्ग्रुएंटली मेल्ट हो रहा है, जबकि जो CaL3 है वो इनकॉन्ग्रुएंटली मेल्ट हो रहा है। इसमें रीजन ए बताना है, क्या डिनोट कर रहा है आपका। देखो हमने जब फेज डायग्राम पढ़ा था तो हमने ये देखा था ना कि जो सॉलिड लाइन होती है इससे नीचे, मतलब ऐसा कुछ रेक्टेंगुलर सा पोर्शन होता है, वहाँ पे दोनों सॉलिड फेज में प्रेजेंट होते हैं, है ना। जो भी आपके कंपोनेंट्स हैं वो दोनों सॉलिड में प्रेजेंट, सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें इस रीजन में, तो यहाँ क्या होगा, सॉलिड Ca। अगर इस रीजन में देखें तो इस पर्टिकुलर रीजन में क्या होगा, Ca और CaL2 दोनों ही किस फॉर्म में होंगे, सॉलिड। ये भी सॉलिड और ये भी सॉलिड। सिमिलरली अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे होगा आपका CaAl3। ठीक है, यहाँ पे Al3 है तो Al3 ये भी सॉलिड में प्लस Al ये भी सॉलिड में। और सिमिलरली अगर आप रीजन ए की बात करेंगे तो यहाँ क्या होगा, CaAl2 सॉलिड स्टेट में और CaAl3 सॉलिड स्टेट में, है ना। यहाँ पे अगर आप इस रीजन की बात करोगे तो क्या है, देखो यहाँ पे Ca है तो यहाँ पे होगा सॉलिड Ca प्लस मेल्ट। समझ रहे हो ना, ये चीज़ हम डिटेल में थ्योरी वाली क्लास में देख करके आए हैं। यहाँ पे होगा Ca सॉलिड प्लस मेल्ट। अगर आप इस वाले अंदर वाले रीजन की बात करोगे तो यहाँ होगा CaAl2 सॉलिड प्लस मेल्ट। आ रहा है समझ में। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन ए, CaAl2 प्लस Cl3। अब देखो यहाँ पे आपको अगर लिक्विड स्टेट मेंशन ऐसे है मेल्ट की फॉर्म में, तो आपको अज्यूम करना है, अज्यूम क्या बल्कि है ही, ये सॉलिड में आपको गिवन है, ये सारे जितने भी आपको इस तरीके से गिवन है ये सब सॉलिड में गिवन है, अदरवाइज मेल्ट लिखा हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl एंड KCl द डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी। देखो NaCl है और KCl है, सॉल्यूशन गिवन है तो मतलब H2O भी होगा। इतनी बात समझ में आई। अब क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स है तो ये डिसोसिएट हुए होंगे, इसका मतलब K प्लस भी प्रेजेंट होगा, Cl माइनस भी प्रेजेंट होगा और Na प्लस भी प्रेजेंट होगा सोल्यूशन में। अब क्योंकि हमें क्या दे रखा है, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, हमें दे रखा है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। इसका मतलब कि आपके जो सोल्यूशन का सैचुरेशन पॉइंट रीच होने के बाद भी आपने सॉल्ट को ऐड किया है। अब हमें पता है कि जब भी सैचुरेशन पॉइंट रीच हो गया उसके बाद जब आप ऐड करोगे तो वो कुछ सॉलिड फॉर्म में हमेशा एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना, क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब भी सैचुरेशन रीच हो जाता है उसके बाद आप कुछ ऐड करोगे तो रेट, जिस रेट से वो सॉलिड डिजोल्व होगा लिक्विड में, उसी रेट से वो वापस एक्वस आयंस जो होंगे एक्चुअली वो लिक्विड में जब जैसे डिजोल्व हैं वो वापस सॉलिड स्टेट को फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो एक तरीके से इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा और वहाँ पे सॉलिड स्टेट एग्जिस्ट करेगी। इसका मतलब ये भी सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ये भी सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये हो गया आपका, इतने सारे इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो गए। अब बात करनी है आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम की। देखो तो सबसे पहले हमें निकालना है इसमें नंबर ऑफ फेजेस एंड कंपोनेंट्स। फेजेस कितने होंगे, ये है आपका एक्वस, ठीक है ना, सारे आयंस एक्वस एग्जिस्ट करेंगे एक्वस फॉर्म में, और ये है आपका वाटर। तो ये तो तीनों चारों कॉम्पोजिट क्या करेंगे, वन फेज, ये एक फेज फॉर्म करेंगे, है ना। और अगर इसकी बात करें तो ईच सॉलिड फॉर्म्स अ डिफरेंट फेज, नंबर ऑफ फेज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सॉलिड्स। तो वन फेज यहाँ से आएगी एंड वन फेज यहाँ से आएगी, तो आपके पास टोटल फेजेस कितनी हो गई, 1 + 1 + 1, 3 तो हो गई आपके पास फेजेस। अब आपको बात करनी है कंपोनेंट्स की। तो कॉन्स्टिट्यूएंट कितने हैं इसमें, हमने एक फॉर्मूला देखा था, C = S - R, है ना। C आपके कंपोनेंट्स थे, S आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स और R आपकी कोई भी किसी भी तरीके की कंडीशन जो उस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए एग्जिस्ट कर रही होगी। कंपोनेंट्स आपको निकालने हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं माइनस। कंडीशन क्या होगी, सबसे पहली कंडीशन इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन होगी आपकी, अगर आप R की बात करो, इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी। सबसे पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन Na प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस, इससे आप NaCl फॉर्म कर सकते हो। और सिमिलरली आप K प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस, इससे क्या फॉर्म कर सकते हो, KCl फॉर्म कर सकते हो सॉलिड। ठीक है ना, इतनी चीज़ समझ में। तो आपके पास हो गई 3 कंडीशन। इसको आप क्या लिखोगे, 6 - 3, तो कंपोनेंट्स हो गए आपके 3 कंपोनेंट सिस्टम हो गया। इसको आप अगर ऐसे भी देखना चाहो तो कंपोनेंट्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, केमिकली इंडिपेंडेंट स्पीशीज। H2O आप
कोई से भी कंपोनेंट उठा लो, कॉन्स्टिट्यूएंट उठा लो, यहाँ से आप H2O फॉर्म नहीं कर सकते किसी से भी, ठीक है। Na+ को आप NaCl से फॉर्म कर सकते हो और NaCl को Na+ से फॉर्म कर सकते हो, है ना। अगर आपके पास Cl- आयंस हो तो आपके पास इसमें केमिकली इंडिपेंडेंट कितनी स्पीशीज़ हैं, 1, 2 एंड 3, ठीक है ना। तो वहाँ से भी 3 आ रहा है और आप यहाँ से निकालोगे तो भी 3 आ रहा है। अब फाइनली आपको निकालनी है डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो F = C - P + 2। तो कंपोनेंट्स कितने आए आपके 3 और फेजेस यहाँ से कितनी आई 3 + 2, ये आ गया आपका आंसर 2। जब तक आपसे नहीं कहा गया है रिड्यूस फेज रूल लगाने को, जब तक मत लगाना। देख के 3 कंपोनेंट सिस्टम बन गया, यहाँ तो 3 कंपोनेंट है या 2 कंपोनेंट बन गया, तो ऐसा नहीं है कि देखा और रिड्यूस फेज रूल लगा दिया, जब तक आपको यहाँ पे कोई और कंडीशन मेंशन ना हो। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आपको मेंशन करके देते कांस्टेंट टेम्परेचर, तो आप उसमें से -1 करते, यहाँ से -1 करते, समझ रहे हो, या कांस्टेंट कॉम्पोजिशन, कुछ भी आपको एक कंडीशन कांस्टेंट करके देते तब आप यहाँ से -1 करते हो। और उसमें ज़रूरी नहीं है आपका C - P + 1 लगेगा। अगर आपको 2 कंडीशन दे दी, कांस्टेंट प्रेशर भी दे दिया और टेम्परेचर भी दे दिया, तो -1 कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए, अगेन -1 कांस्टेंट प्रेशर के लिए। और अगर हम इस पर्टिकुलर केस की बात करें तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कितनी आएगी 2, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, polymorphic forms can undergo reversible transformation into one another at the transition temperature. This phenomena is known as। देखो पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है, जैसे हमने सल्फर का फेज डायग्राम देखा था, तो सल्फर के फेज डायग्राम में क्या था, अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म, रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक, है ना। रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक 2 फॉर्म्स थी, तो ये एक दूसरे के पॉलीमॉर्फ्स हैं। इसको बोलते हैं, इस फिनोमिना को पॉलीमॉर्फिज्म। अगर तो मान लो इन जनरल हम बात करें, अगर कोई सॉलिड है A अल्फ़ा फॉर्म में है और A बीटा फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है, हमने 2 फॉर्म मान ली, सॉलिड अल्फ़ा में भी एग्जिस्ट करेगा और बीटा में भी एग्जिस्ट करेगा, तो अगर तो इनका जो ट्रांजिशन है वो रिवर्सिबल है इन नेचर, अल्फ़ा से बीटा, बीटा से अल्फ़ा, अगर ऐसा है तो हम इसको बोलते हैं एनेंशियोट्रॉपी, ठीक है। ऑर्गेनिक वाली एनेंशियोट्रॉपी नहीं है ये, एनेंशियोट्रॉपी। और अगर कुछ ऐसा है, ट्रांसफॉर्मेशन है बट नॉट रिवर्सिबल इन नेचर, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन नॉट रिवर्सिबल इन नेचर, तो हम उसको क्या बोलेंगे, मोनोट्रॉपी। इतनी बात समझ में आ गई। अगर रिवर्सिबल है तो एनेंशियोट्रॉपी और नॉट रिवर्सिबल है तो मोनोट्रॉपी। तो इसका हमें क्या पूछा गया है, रिवर्सिबल, है ना, रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिलर इंडिसेस ऑफ द सेट ऑफ प्लेन्स। देखो इस टाइप का क्वेश्चन हमने क्लास में भी किया था, थ्योरी वाली में, आपका आ भी गया होगा। इसमें हमें क्या, बस एक ओरिजिन देख लो, फिर तो आपका सही होना ही है। मान लिया इसको ओरिजिन, और क्या एक चीज़ दे रखी है जेड एक्सिस के पैरेलल, तो हम कन्वेंशनली ऐसे ABC लिखते हैं, ठीक है, इसको A मान लेते हैं। अगर नहीं गिवन है तो अपना वाला मान लो, A B और C आपको क्या है जेड एक्सिस के पैरेलल, तो वो तो लिख दो अपने आप यहाँ इन्फिनिटी, है ना। अब यहाँ से चलो, ये है 1 यूनिट, B के नीचे लिख दो 1, और ये कितना है, हाफ, ठीक है ना, ये है हाफ, इसको लिख दो 1/2, रेसिप्रोकल लो, ये क्या हो गए, हाँ ठीक है, ये हो गए आपके इंटरसेप्ट। अब इसको रेसिप्रोकल लो, 2 1 0, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, 2 1 0। आपने इसका रेसिप्रोकल भी तो लेना है, बी की साइड आपका 1 है, ए की साइड आपका 1/2 है, तो ये हो गया 2 1 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, AB2 क्रिस्टलाइजेज इन ऑर्थोरोम्बिक। देखो इसमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व है इस क्वेश्चन में, ठीक है, इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन है। इसको डालने का मेन मोटिव ये था, इस साल जो आपका नेट में पेपर आया था, सॉरी नेट में एक क्वेश्चन आया था, वहाँ पे मैंने थ्योरी क्लास में भी बताए थे बहुत सारे डिफरेंट वॉल्यूम्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक जनरल फॉर्मूला भी देखा था कि एक जनरल फॉर्मूला है, फिर उसके बाद हम डिफरेंट लैटिसेस के लिए कैसे वॉल्यूम्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस बार नेट में क्वेश्चन आया था, वहाँ पर आपको मोनोक्लिनिक का वॉल्यूम था, ठीक है, मोनोक्लिनिक का वॉल्यूम पुट करना था, फॉर्मूला वगैरह सब आपका वही था, बस आपको पता होना चाहिए मोनोक्लिनिक का वॉल्यूम क्या है। सिमिलरली अगर हम यहाँ देखें, ये मिक्स्ड है आपका ब्रैग्स लॉ और उससे डेंसिटी से, ठीक है ना। आप करो इस क्वेश्चन को, AB2 क्रिस्टलाइजेस इन द ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम यूजिंग रेडिएशंस, एक ए की वैल्यू दे रखी है, ये लैम्डा, यूजिंग रेडिएशंस लैम्डा = 154 पिकोमीटर। ये आपको डिफरेंट प्लेन्स दे रखे हैं, इन डिफरेंट प्लेन्स के रिस्पेक्ट में आपको फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन इतने इतने एंगल्स पे देखना मिला है रिस्पेक्टिवली। इफ द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल इज दिस, नंबर ऑफ AB2 मॉलिक्यूल्स इन द यूनिट सेल आर। Z की वैल्यू निकालनी है, इन शॉर्ट डेंसिटी आपको दे दी, लैम्डा दे दिया, Z की वैल्यू कैसे निकालोगे, हमारे पास ये होता है ρ = ZM/A3 अगर हमें जो नॉर्मल याद होता है, और यहाँ पे A3 भी एक्चुअली क्या होता है, A3 यहाँ पे होता है वॉल्यूम,
ठीक है ना, ए क्यूब तो वॉल्यूम होता है, तो इसको ए क्यूब की बेटर है इस टाइम। अब से आप वॉल्यूम करके याद रखोगे, है ना, ए क्यूब नहीं वॉल्यूम करके। आपको जेड की वैल्यू निकालनी है। एम आपको दे रखा है यहाँ पे, एम की वैल्यू आपको ये गिवन है, एन ए आपको पता है, आपको इन शॉर्ट वॉल्यूम निकालना है, तब आप जेड की वैल्यू कैलकुलेट कर पाओगे। रो भी आपको गिवन है, अब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो यहाँ आपको दे रखा है D100। अगर हम बात करें जब हमारा थीटा की वैल्यू है 7 डिग्री, ठीक है, एन लैम्डा N1 मान लेते हैं अगर नहीं गिवन है, लैम्डा इज इक्वल्स टू 2D साइन थीटा, ये हमें पता है। और D को हम क्या लिख सकते हैं, 2A साइन थीटा डिवाइडेड बाई √h² प्लस k² प्लस L²। अब यहाँ से आपको बेसिकली A कैलकुलेट करना है, यहाँ से आपको A कैलकुलेट करना है। A कितना होगा आपका, लैम्डा इंटू √h² प्लस k² प्लस L² डिवाइडेड बाई 2 साइन थीटा, डिवाइडेड बाई 2 साइन थीटा, ठीक है। अब पहले के लिए देखो, जब आपको h के L की वैल्यू क्या गिवन है, 100, तब थीटा की वैल्यू है 7 डिग्री। यहाँ से कैलकुलेट करो 7 डिग्री। ए की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा आपको गिवन है 154 पिकोमीटर, और इसका √1² प्लस 0² प्लस 0² डिवाइडेड बाई 2 साइन 7। 154 डिवाइडेड बाई, इससे कैंसिल कर दो, बल्कि ये हो गया आपका 77 डिवाइडेड बाई साइन 7 की वैल्यू है 0.121, ये आ गई एक वैल्यू आपकी पिकोमीटर में, है ना। अब आपको क्या गिवन है, ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम। तो ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम के लिए याद रखना है A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। अब निकालो, एक दूसरा प्लेन आपको गिवन है 0, 1, 0, और उसके लिए थीटा की वैल्यू है 3 डिग्री। सिमिलर बिल्कुल करके निकालो, 154 डिवाइडेड बाई 2, है ना, और साइन 3, और यहाँ तो अंडर रूट में 1 ही रह जाएगा, ये हो गया 77 अपॉन साइन 3 की वैल्यू क्या गिवन है, 0.05, 0.05, ये आपका पिकोमीटर में आई एक वैल्यू। और सिमिलरली आप क्या निकालोगे, सिमिलरली आप निकाल सकते हैं 001 प्लेन है, और उसमें आपका थीटा है 10 डिग्री। यहाँ से आप ए की वैल्यू निकालोगे, अगेन 154 √1 डिवाइडेड बाई 2 साइन 10, ये हो गया आपका 77 डिवाइडेड बाई साइन 10 की वैल्यू गिवन है 0.17 पिकोमीटर, 0.17, और ये पूरा आपका आंसर आएगा पिकोमीटर में। ये आपने 3 वैल्यूज कैलकुलेट कर ली ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम के लिए। यहाँ से आपका आएगा 631 पिकोमीटर अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। ये आएगा 1471 पिकोमीटर, एंड दिस इज 443 पिकोमीटर। अब यहाँ से आपका मेन काम शुरू होता है, आपको क्या करना है, z की वैल्यू निकालनी है जो क्वेश्चन में पूछी गई है, ठीक है ना। कैसे निकालोगे, रो इज इक्वल टू ZM अपॉन A³ NA, अगेन हमने A³ लिख दिया। अब देखो ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम है, तो ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम के लिए वॉल्यूम इज गिवन एज ABC, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 631 इंटू 1471 इंटू 443। अब इस पिकोमीटर को कन्वर्ट कर लो सेंटीमीटर में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें रो की वैल्यू पर सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है, पर सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है, इसको कन्वर्ट कर लो। 631 ये हुआ 631 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। सिमिलरली 443 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, और यहाँ से आएगा 1471 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तीनों वैल्यूज आ गई, तो यहाँ से हम तीनों को इंटू करेंगे, ये आएगा -30 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। अब रखो रो इज इक्वल्स टू ZM अपॉन A³ NA, A³ नहीं वॉल्यूम, अगेन, है ना, वॉल्यूम NA। यहाँ पे है कैलकुलेशन वाला पार्ट, यहाँ से Z की वैल्यू क्या निकालोगे आप, Z इज इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम इंटू NA डिवाइडेड बाई M,
ये कैपिटल M है, ठीक है, M। रो की वैल्यू गिवन है 5.42 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू वॉल्यूम है आपका ये 631 इंटू 1471 इंटू 443 इंटू 10⁻⁻30 सेंटीमीटर क्यूब इंटू एन क्या है 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल डिवाइडेड बाई मास आपको कितना गिवन है 271.5 ग्राम पर मोल। देखो अगर कैलकुलेटर नहीं है, वैसे तो नहीं होता नेट के उसमें, बट इस बार गिवन था, ठीक है। आप इसको अप्रॉक्सीमेट मानो, इसको 630 मान लो, ठीक है, इसको 450 मान लो, मतलब कैलकुलेशंस इजी करने के लिए 630 450, इसको 1471 है तो इसको 1500 के अप्रॉक्सीमेटली इसको 1500 मान लो। बट पता है क्या, उससे ना इस वाले क्वेश्चन में मेरे ख्याल से प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ऑप्शन 4 भी आपको गिवन है और ऑप्शन 5 भी आपको गिवन है। तो आप इसको जब कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे ना तो आंसर आएगा इसका 5, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। चांसेस कम है कि इतनी कैलकुलेशन वाला नेट में आएगा, बट स्टिल एक बार देख लेना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, A atoms constitute the face-centered lattice while B atoms occupy all the octahedral voids. If all the atoms along any one of the body diagonal are removed, the formula of the unit cell. ठीक है, ये आपको निकालना है। आपको क्या है, एक यूनिट सेल है आपके पास, है ना। अब इसमें हमारे पास प्रेजेंट है A एटम्स। मान लो हम A एटम्स को ग्रीन से डिनोट कर देते हैं। A एटम्स कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं फेस सेंटर्ड लैटिस, मतलब ये एक तो आपके कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे ये, ठीक है, ये सारे कॉर्नर्स पे। उसके बाद फेस सेंटर पे प्रेजेंट होंगे ये फ्रंट फेस और ये बॉटम फेस। इस तरीके से आपके A एटम्स प्रेजेंट हैं। और दूसरा आपको क्या गिवन है, B एटम्स आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या होता है, फेस सेंटर की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना फेस सेंटर की बात कर रहे हैं। एक तो एज सेंटर पे होंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, एज के सेंटर पे सारी एजेस के। सिर्फ ये FCC की बात हो रही है, ये ध्यान रखना, और किसी में मत लगाना ये वाली लोकेशंस। और एक होगा आपका बॉडी सेंटर पे, ठीक है। ये हो गए आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, और उसमें वो कौन से हैं आपके B एटम्स। अगर हम बात करें तो ये हैं आपके B एटम्स, और अगर ये हैं जो हमारे FCC लैटिस फॉर्म कर रहे हैं, ये हैं A एटम्स। अब हमसे क्या बोला गया है कि एक किसी भी बॉडी डायगोनल के अलोंग, कोई भी एक बॉडी डायगोनल ले लो, उसके अलोंग आपने सारे एटम्स को रिमूव कर दिया। बॉडी डायगोनल क्या है, इसको मान लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गई बॉडी डायगोनल, ठीक है। ये हो गई आपकी बॉडी डायगोनल। और ये आपका यहाँ लाई करेगा बॉडी डायगोनल के ऊपर, क्योंकि बॉडी डायगोनल ऑब्वियसली बात है ही इससे पास होगी ना, बॉडी के सेंटर क्यूब के सेंटर से पास होगी, तो ये आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड इसके ऊपर लाई करेगा। अब देखो इसमें हमसे पूछा गया है कि फॉर्मूला क्या होगा। आपने इसके अलोंग सारे एटम्स रिमूव कर दिए, तो अब A के कितने बचे, 2 तो यहाँ से रिमूव हो गए, 1 और 2 A के रिमूव हो गए, तो कॉर्नर पे अब A के कितने बचे, 6 एटम्स। अगर हम कॉर्नर की बात करें तो A के कितने बचे, 6 एटम्स, और कॉर्नर का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8, है ना। कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, और बाकी A एटम्स कितने हैं, वो तो एज इट इज़ अपनी फेस सेंटर लैटिस पे हैं, क्योंकि कोई भी बॉडी डायगोनल फेस के किसी भी एटम को रिमूव कर ही नहीं पाएगी। हाँ, प्लेन होता तो कर सकता था, लेकिन ये तो हमने बॉडी डायगोनल कंसीडर की है, तो बॉडी डायगोनल के अलोंग कुछ भी हटा नहीं, फेस की बात हो रही है, ठीक है। कितने बचे, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हमारे पास 6 बचे, प्लस 6 इंटू, और कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है फेस से, 1/2। तो अगर हम A एटम्स की बात करें तो ये आएंगे आपके पास 3/4 प्लस 3, तो ये हो गए आपके 15/4, है ना। ये हो गए आपके 15/4 A एटम्स। और अगर हम B एटम्स की बात करें तो बॉडी डायगोनल के अलोंग रिमूव हुआ है, तो मतलब एक ये वाला, सिर्फ एक यही रिमूव हुआ होगा, और सारे तो एज इट इज़ हैं। अब एजेस कितनी है हमारे पास, 12 एजेस हैं, है ना। तो एटम्स कितने हुए, 12, और एक एज पे कोई अगर एटम प्रेजेंट है तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/4, ठीक है। एच का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/4, प्लस हम 1 करते, अगर ये बॉडी डायगोनल पास नहीं करवाई होती तो ये इतना ही रह गया, इसके हो गए आपके 3। अब आपको लिखना है इसका फॉर्मूला, लिख लो, A 15/4 और ये है B 3,
इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो, A15 B12 और या फिर A3 से ये कट करो 5 B4, A5 B4, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। तो ऑप्शन सी, इसको एक बार नोट कर लो आप लोग। Question 9. When NaCl is exposed to sodium vapor, it acquires yellow colors. What happens if the NaCl crystal is exposed to potassium vapors? ठीक है, अब इसमें आपने क्या करा है, एक NaCl का क्रिस्टल लिया है, ठीक है, NaCl का क्रिस्टल लिया, उसको हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर्स। इनिशियली आपने उसमें उसको हीट किया है, उसके बाद क्या हुआ, ये जो हमारा क्रिस्टल है दैट एक्वायर्स येलो कलर। ये किस वजह से, देखो हमने मेटल एक्सेस डिफेक्ट पढ़ा था, यहाँ हुई है मेटल एक्सेस। क्यों? क्योंकि जो भी हमने अब उसको एक्सपोज किया है सोडियम वेपर्स में, तो सोडियम ऑब्वियसली एक मेटल है, वो क्या है, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा क्रिस्टल के पे, है ना, क्रिस्टल के पास आ जाएगा, वो एक्सेस Na प्रेजेंट हो जाएंगे अब क्रिस्टल में। इतना समझ में आया? तो ये हमारा किसका है, अगर हमने इसको एक्सपोज किया है तो ये है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, क्योंकि अब एक्सेस में क्या प्रेजेंट है, मेटल। अब हमें ये पता है कि इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी तो इसमें भी मेंटेन रहेगी, इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी, इसका मतलब क्या है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स वहाँ होंगे, अब पहले नहीं थे लेकिन अब इलेक्ट्रॉन्स होंगे। समझ में आ रही है बात? पहले इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे, अब इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि अब है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब क्या होता है, जब भी इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ये कंसेप्ट हमने क्लास में स्किप किया था, यहाँ पे देखते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आ गए भी किसी भी सिस्टम के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में एक्साइट हो सकते हैं, है ना। एक कोई भी एनर्जी लेवल है आपका, 2 एनर्जी लेवल हैं, इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ है, आपने कोई भी रेडिएशन इस पर डाली H-nu, ठीक है, ये यहाँ से एक्साइट होके इसमें पहुँच गया। यहाँ तक बात समझ में आई? ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। अब क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में तो कोई भी स्टेबल नहीं होता है, तो ये वापस नीचे आ जाएगा यहाँ पे। लेकिन आपको पता है जब भी ऐसा कोई प्रोसेस होता है, ऊपर से नीचे आएगा तो एक एमिशन होगा, है ना, एक एमिशन होगा रेज का। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब आपके ऊपर नहीं, बेसिकली इस एनर्जी डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि ये वाली जो रेडिएशन है ये विजिबल में लाई करेंगी या फिर माइक्रोवेव रीजन में लाई करेंगी, ये टोटल एनर्जी डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, एक्वायर्स येलो कलर। इसका मतलब कि यहाँ से जो रेडिएशंस निकली होंगी इसको बोलते हैं एफ सेंटर, जहाँ पर भी एक्सेस इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो गया एक तरीके से, एक्सेस नहीं, इलेक्ट्रॉन का एक्सेस में, जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो गया उसको बोलेंगे एफ सेंटर। एफ सेंटर इसीलिए क्योंकि वो सेंटर एग्जिबिट करते हैं कलर्स। अगर हम सॉलिड्स की बात करें तो ये H-nu डैश जो है, जहाँ पे एफ सेंटर्स फॉर्म होंगी, H-nu डैश आपकी विजिबल रीजन में लाई करेगी, क्योंकि उसकी वजह से कलर, अब ऑब्वियसली कलर तो हमें दिख सकता है ना, तो वो होगा आपका विजिबल रीजन, है ना। तो यहाँ पे होगा एफ सेंटर का क्रिएशन। जब भी मेटल एक्सेस डिफेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वहाँ पे होगा एफ सेंटर क्रिएशन। इतनी बात समझ में आई? एफ सेंटर्स का मतलब क्या है? अब देखो, पहले तो आपने उसमें सोडियम वेपर्स के फॉर्म, सोडियम वेपर्स में उसको एक्सपोज किया। अब आप क्या कर रहे हो, उसको पोटेशियम वेपर्स में एक्सपोज कर रहे हो, तो होगा क्या, अब भी इलेक्ट्रॉन आपका वही है, आप कोई सी भी वेपर्स डाल दो, मेटल ही तो चेंज होगा, इलेक्ट्रॉन तो वही है और क्रिस्टल भी वही है। क्रिस्टल भी NaCl का है, इलेक्ट्रॉन भी वही है, तो क्या इन एनर्जी लेवल्स में कोई भी चेंज आएगा? अगर आप किसी 1D 2D या 3D बॉक्स की बात करते हो, आपने उस 2D या 3D बॉक्स में बाहर से कोई भी एनर्जी डाली, ठीक है, बाहर से कोई और ऐड किया, तो लेकिन उसके क्यूब के एनर्जी लेवल्स पे तो कोई चेंज नहीं पड़ेगा। कब तक जब आप उसके क्यूब की डायमेंशन ही चेंज ना कर दो। एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, 8 ml² n² h² अपॉन 8 ml², ऐसे ही तो देते हैं ना हम 1D बॉक्स के लिए। लेंथ पे डिपेंड करेगी, मास ऑफ द पार्टिकल पे डिपेंड करेगी। लेकिन अगर आपने इन दोनों में से कुछ भी चेंज किया, कुछ भी चेंज नहीं किया, इलेक्ट्रॉन भी आपका वही है और लेंथ भी वही है, इन सेंस आपका क्रिस्टल भी वही है, बॉक्स भी वही है, तो आपकी एनर्जी लेवल्स के में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि एन की वैल्यू तो वही वैरी होगी, एनर्जी लेवल्स में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो जब एनर्जी लेवल्स में कोई डिफरेंस नहीं आएगा तो इस H-nu डैश में कैसे कोई डिफरेंस आ सकता है? समझ रहे हो? जब एनर्जी लेवल में कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन आ रहा है, अब भी H-nu डैश एमिट कर रहा था रेडिएशन, बाद में भी H-nu डैश ही एमिट करेगा, क्योंकि और कुछ तो हमने चेंज किया ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन अगर केव से बाहर निकला या Na से बाहर निकला, है तो इलेक्ट्रॉन ही, बाहर निकलने के बाद तो वो इलेक्ट्रॉन बचा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि चाहे आप उसको पोटेशियम वेपर्स में एक्सपोज करो, चाहे आप उसको सोडियम वेपर्स में एक्सपोज करो, उन दोनों के ही केसेस में आपके जो एफ सेंटर्स होंगे, जहाँ पे एफ सेंटर्स का फॉर्मेशन होगा, उनका कलर सेम होगा। इतना समझ में आ गया? अब ऑप्शंस देखो। क्रिस्टल एक्वायर्स येलो कलर, ऑब्वियसली जब पहले उसने येलो कलर एक्वायर किया था तो अब भी तो येलो कलर ही एक्वायर करेगा, तो स्टेटमेंट ए ठीक है। क्रिस्टल एक्वायर्स पर्पल कलर। अब सोडियम
सॉरी पोटेशियम का हमारे दिमाग में रहता है ना KMnO4 से कुछ पर्पलिश सा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पे, ये गलत है, ठीक है। मेटल एक्सिस डिफेक्ट इज डेवलप्ड, ऑब्वियसली मेटल एक्सिस डिफेक्ट है क्योंकि हमने उसको एक्सिस में एक्सपोज किया है पोटेशियम के उसमें। एफ सेंटर्स आर क्रिएटेड, यस एफ सेंटर्स आर क्रिएटेड, तो ऑप्शन ए सी एंड डी सही है, तो ऑप्शन सी, स्टेटमेंट ए सी डी सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मुझे लगता है शायद से गलत हुआ होगा। अकॉर्डिंग टू ब्रैग्स लॉ, आपको ये दे रखा है, ये हमने क्लास में भी देखा था, ठीक है। 15K एंड 17K पर मिसिंग है लाइंस, तो अब बताओ लेटिस कौन सी है। 15K और 17K आप वैसी फॉर्म नहीं कर सकते, देख चुके हैं हमें क्लास में, आप कोई भी वैल्यू आप ऐसी ला ही नहीं सकते h² + k² + l² की, जो सम करके इक्वल आ जाए 15 या 7K। तो ये तो सारी में से ही मिसिंग होंगी, है ना, सब में से मिसिंग होंगी, किसी में भी नहीं आएंगी। लेकिन अगर आपसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाओ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाओ, तो इसमें तो बाकी सारी लाइंस मिसिंग होंगी, फेस सेंटर्ड में, बॉडी सेंटर्ड, इनमें तो और भी लाइंस मिसिंग होंगी। सिर्फ एक सिंपल प्रिमिटिव ऐसा है जिसमें ये दोनों लाइंस डेफिनेटली मिसिंग होंगी और बाकी सारी प्रेजेंट होंगी, ठीक है, बाकी सारी प्रेजेंट होंगी, क्योंकि क्वेश्चन में आपको और कुछ भी नहीं दे रखा है कि कोई और लाइन है या नहीं है, या सेंटर, या फिर अरेंजमेंट कैसा है आपके जो एटम्स हैं उनका, ठीक है ना, और कुछ आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो क्योंकि आप सिर्फ 15K और 77K आप मान के चलोगे कि उसमें से जो आपका पूरा फ्रिंजेस आई हैं, जो पैटर्न आया है आपका मिसिंग है, तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर्स। देखो अब ये कोई ना FCC लैटिस है ना BCC लैटिस है, कोई भी लैटिस नहीं है, तो डायरेक्ट तो आप वैसे भी नहीं लगा सकते, यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। आपको फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम अनऑक्यूपाइड बताना है यहाँ पे। अब देखो इसमें आपको एक चीज़ गिवन है कि जो रेडियस ऑफ द सेंट्रल एटम इज ट्वाइस दैट ऑफ द कॉर्नर एटम्स, मतलब अगर इसकी रेडियस r है, ये अगर r है रेडियस, तो इसकी रेडियस कितनी है 2r, ये भी r, समझ गए, इधर ये 2r और ये r, इतना समझ में आ गया। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब हमें निकालना है अनऑक्यूपाइड वॉल्यूम। ये दोनों स्फीयर्स देखो ब्लू वाले, इनका वॉल्यूम कितना होगा, एक का 4/3 πr³, ठीक है, एक का होगा 4/3 πr³, दो का कितना हो जाएगा, × 2 कर दो। अब मेन चीज़ ये कि इस क्यूब में कितना प्रेजेंट है, हमें तो क्यूब से लेना देना है ना, कि इस क्यूब में कितना फ्रैक्शन ऑक्यूपाई या अनऑक्यूपाई रहा, हमें तो उससे मतलब है। तो ये एक कॉर्नर वाला स्फीयर, किसी भी एक क्यूब में पर्टिकुलर कितना इन्वॉल्व होता है 1/8, जैसे कॉर्नर वाले एटम्स का कंट्रीब्यूशन कितना आता है 1/8, तो एटम्स क्या है, स्फीयर ही तो है ना, तो ये भी क्या है, स्फीयर है, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा इंटू 1/8, ये आपका कैंसिल हुआ, यहाँ से आया 1/3 πr³। अगर हम स्मॉल स्फीयर्स की बात करें, और अगर ये लार्ज स्फीयर की बात करें, तो ये तो कम्प्लीटली इसके अंदर है, क्यूब के अंदर है कम्प्लीटली, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा 4/3 π2r का क्यूब, ये होगा 32 πr³ डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो टोटल इन तीनों का वॉल्यूम कितना हो गया जो इस क्यूब के अंदर प्रेजेंट है, ये वाला वॉल्यूम प्लस ये वाला वॉल्यूम, तो कितना हो गया टोटल वॉल्यूम स्फीयर्स का, टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स ये हो गया 1/3 πr³ प्लस 32/3 πr³, ये हुआ आपका 33/3 πr³, दिस इज इक्वल टू 11 πr³, ठीक है। ये हो गया आपका वॉल्यूम अगर हम स्फीयर्स की बात करें। अब बात कर लो ज़रा क्यूब की, क्यूब में क्या सीन है, क्यूब की साइड a है। अब बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी होती है √3a, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, बॉडी डायगोनल √3a, फेस डायगोनल √2a, है ना। तो बॉडी डायगोनल की अगर हम बात करें तो उसकी लेंथ कितनी है √3a, एंड दैट इज इक्वल टू r, यही तो बॉडी डायगोनल है ना, इस एंड से इस एंड तक ये बॉडी डायगोनल है, तो कितना हो गया r + 2r + 2r + r, r + 2r + 2r + r, एंड दिस इज इक्वल टू 6r। यहाँ से आप a निकालो, a इज इक्वल्स टू 6/√3r। इतनी चीज़ समझ में आई, ठीक है। अब आपको निकालना है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन कैसे लिखोगे, फ्रैक्शन ऑक्यूपाइड कितना हुआ, उसका वॉल्यूम 11 πr³ डिवाइडेड बाई इसका वॉल्यूम, तो 6³ r³ और ये अपॉन में √3 है, इसका क्यूब ऊपर चला जाएगा, √3 का क्यूब, और √3 के क्यूब को आप क्या लिख सकते हो 3√3,
है ना। √3 के क्यूब को आप 3√3 लिख सकते हो। अब इसको सॉल्व करो, देखो r क्यूब से तो r क्यूब कैंसिल, ठीक है, इसको हटा दो। नीचे क्या था 6 क्यूब, 6 इंटू 6 इंटू 6, ये गया आपका 2 टाइम्स ऐसे। इसको करो सॉल्व, 3.14 होती है, ठीक है। पाई की वैल्यू हम अप्रॉक्सीमेटली 3 लेके चल लेते हैं, डिवाइडेड बाई 6 इंटू 2 इंटू 6, ये हुआ आपका ऐसे सॉल्व। तो ये आपका आया 11/√3 डिवाइडेड बाई 6 2 12 और ये हुआ 24, ठीक है ना। अब ये 11 ये 24 हम अप्रॉक्सीमेट ही सॉल्व कर रहे हैं, इसको 12 मान लो, मतलब माना इन द सेंस ऐसे वैसे लिखना गलत है, लेकिन हम अप्रॉक्सीमेटली देखो आंसर्स काफ़ी दूर दूर हैं तो हमें अप्रॉक्सीमेशन लगा के चल सकते हैं। इससे ये गया 2 टाइम्स, तो ये हुआ, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.71/2, तो ये आ गया आपका 0.85, ठीक है, 0.85 समथिंग। तो ये आपका क्या है, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड। तो ऑप्शन ए मत लगाना, क्योंकि आपसे क्या पूछा गया है, अनऑक्यूपाइड। अनऑक्यूपाइड कितना होगा, माइनस कर दो, ठीक है ना, 100 में से माइनस कर दो, क्या वो 8.85 फ्रैक्शन है, अगर उसको परसेंटेज में लिखोगे तो 85%, तो कितना आया ये 15%। अब ये तो हमारा अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन थी ना, टोटल 15 के सबसे पास कौन सा है, ऑप्शन डी, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जितने भी हमने थ्योरी वाले लेक्चर में देखे थे फॉर्मूला वगैरह, उसको यहाँ पे हमने अप्लाई करना भी देख लिया। अच्छा हाँ, एक चीज़ रह गई, जो हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, यहाँ पे हमने वो डिस्कस नहीं किया, और ये हमने थ्योरी क्लास में भी डिस्कस नहीं किया था। इंटीग्रेटेड फॉर्म किसकी, क्लॉसियस-क्लैपेरॉन की। ये जस्ट फॉर्मूला ln P2/P1 इज इक्वल्स टू ΔH/R T2 - T1 अपॉन T1 T2, ठीक है। ये आपके कब काम आएगी, जब आपको 2 प्रेशर्स दे रखे होंगे, ΔH की वैल्यू दे रखी होगी, T1 दे रखा होगा, T2 पूछ लेंगे, मतलब कोई भी आपको चीज़ें गिवन होंगी 3, और बाकी लास्ट मतलब या तो P2 पूछ लेंगे, T1 पूछ लेंगे, कुछ भी पूछ लेंगे। ये है आपकी इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ क्लॉसियस-क्लैपेरॉन, ठीक है। उससे रिजेंबल कर रही है जो हमने यूटेक्टिक वाला पढ़ा था, है ना। तो ये वाला फॉर्मूला हमारा रह गया था थ्योरी क्लास में, इसको हमने यहाँ कवर कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। हैप्पी लर्निंग।